हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका MIS बाय ईशी शर्मा पर। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हमारी क्लास रहेगी M लक्ष्मीकांत यानी कि इंडियन पॉलिटी। और जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो नागरिकता क्या होती है, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में या किस भाग में दिए गए हैं, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, हमारे देश में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है। अगर यहाँ एकल नागरिकता है तो दोहरी नागरिकता किस देश के पास है, हम भारत की नागरिकता को कैसे ग्रहण कर सकते हैं और इसका समापन कैसे होता है, किन परिस्थितियों में इसका समापन किया जा सकता है। तो ये सब जो हम जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के संबंध में चर्चा की गई है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वो किस भाग में और किस आर्टिकल में किया गया है, तो हम कहेंगे कि संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल 5 से लेकर 11 में जो है भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। फिर हम देखते हैं कि जो भारत की नागरिकता है वो कैसी है। तो भारत की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, ब्रिटेन के समान। यानी कि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और भारत में भी एकल नागरिकता है। अब हम जानने की कोशिश करें। आप लोग पूछोगे कि एकल नागरिकता होती क्या है, तो एकल नागरिकता ये होती है कि अगर आप भारत के नागरिक हो और कनाडा के निवासी हो, यानी कि कनाडा में आप रहते हो, काम करते हो, बाय बर्थ आप भारत के हो, ठीक है, वहां आप रहते हो कनाडा में, तो वहां की अगर आप नागरिकता ले लेते हो तो भारत की जो नागरिकता है वो आपसे छीन ली जाएगी सरकार द्वारा, ठीक है। तो सिर्फ आप कनाडा के नागरिक रह जाओगे, यानी एक देश के नागरिक रहना। हम एक साथ दोनों देशों के नागरिक नहीं रह सकते, तो इसको कहते हैं एकल नागरिकता। अब दोहरी नागरिकता की हम बात करें तो दोहरी नागरिकता ये है कि आप भारत के नागरिक हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में आप रहते हो, वहाँ के निवासी हो, वहाँ आप काम करते हो, ठीक है, वहाँ वहाँ की भी आप नागरिकता ले लेते हो, ठीक है। आपने ऑस्ट्रेलिया की ले लिया, आप कह सकते हैं कि हम आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। तो आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली है और भारत के भी आप नागरिक हो। आप एक साथ जब दो देशों की नागरिकता को ग्रहण करते हो तो उसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। और ये दोहरी नागरिकता कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है अमेरिका के संविधान में। यानी अमेरिका का जो संविधान है वो अलो करता है दोहरी नागरिकता को। वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो अमेरिका की भी नागरिकता ले सकते हैं और किसी अन्य देश के नागरिक बनकर भी वो रह सकते हैं जहाँ के वो नागरिक हैं। यानी दो दो देशों की एक साथ नागरिकता लेना, एक साथ नागरिकता को ग्रहण करना, इस चीज को हम कहेंगे दोहरी नागरिकता। और ये पाई जाती है अमेरिका में। और जो भारत की नागरिकता है वो है एकल नागरिकता, और ये ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता ही है। यानी ब्रिटेन में भी जो है संविधान में जो नागरिकता दी गई है वो एकल नागरिकता है, और जो भारत की नागरिकता है वो भी एकल नागरिकता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 11 के अंतर्गत संसद को विधि बनाने का अधिकार है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है, तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है, 5 प्रकार से। जो सबसे पहला हमारा टाइप है वो रहेगा जन्म के आधार पर। यानी जन्म के आधार पर हम भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, या फिर वंश परंपरा से जो हमें भारतीय नागरिकता मिल सकती है, फिर देशीयकरण या प्राकृतिक रूप से हमें जो है भारतीय नागरिकता मिल सकती है, अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा, या फिर पंजीकरण से हम जो है भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जन्म के आधार पर हम नागरिकता कैसे ले सकते हैं। तो एक चीज समझिए कि भारत में आप लोगों का किसी का भी जन्म हुआ, भारत में जन्म हुआ, तो भारत में जन्मा व्यक्ति ये नहीं है कि वो भारत का नागरिक कहलाएगा। वो भारत का नागरिक तब कहलाएगा जब उसकी माता या पिता में से एक व्यक्ति जो है भारत का होगा, तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। ये था। और फिर हमारा सेकंड जो टाइप है वो है वंश परंपरा से। वंश परंपरा से मतलब ये है कि कोई बाहर का व्यक्ति है, ठीक है, बाहर का किसी देश का नागरिक है, आप ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का लगा सकते हो, ठीक है। वहां का कोई नागरिक है, भारत में आकर जो है निवास कर रहा, वो भारत का निवासी है और वहां का नागरिक है, ठीक है। निवासी का मतलब ये होता है कि दूसरे देश में जाकर सिर्फ काम करना, वहां के उसको अधिकार नहीं प्राप्त होते, कोई भी कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होते, वो वहां सिर्फ अपने आजीविका कमा रहा होता है, यानी कि सिर्फ काम कर रहा होता है। तो कोई अमेरिका का व्यक्ति है, वो भारत में आकर रह रहा है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, ठीक है। यहाँ आकर फिर वो अपने बच्चे को जन्म दे देते हैं। तो अगर उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो ऐसा नहीं है कि वो भारत का नागरिक कहलाएगा। वो भारत का नागरिक तभी कहलाएगा अगर उस बच्चे के जन्म के समय उसकी माँ या पिता में से एक व्यक्ति जो है भारत का होगा, तभी उस बच्चे को जो है भारत की नागरिकता मिलेगी।
तीसरा जो हमारा टाइप है वो है देशीकरण से। तो देशीकरण से इसमें कंडीशन रखी गई संविधान से कि 10 वर्ष तक जो है निवास अनिवार्य है। मान लो किसी दूसरे देश का व्यक्ति है, वो यहाँ रहता है, ठीक है, भारत में निवास करता है, वो चाहता है कि मुझे भारत की नागरिकता मिले और वो अप्लाई करता है, ठीक है, तो उसको भारत की नागरिकता तभी मिलेगी तब उसने अप्लाई किया है, उससे 10 वर्ष पहले तक वो कंटिन्यू यहाँ भारत में रहा है, तभी जो है उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी 10 वर्ष तक भारत में निवास करना उसका अनिवार्य है, तभी जो है उसको नागरिकता मिल सकती है। फिर है अर्जित भूमि के समावेलन द्वारा। कोई व्यक्ति है जो किसी ऐसे क्षेत्र पर रहता है जिसको भारत सरकार अपने अधीन ले लेती है, यानी कि ये मान लो आप, मैं ऊपर वाला एरिया बना देती हूँ, ये ठीक है, ये भारत है और यहाँ जो है उल्टा बना दी, ठीक है, ये भाई, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये अपना भारत है और जो कोई मान लो यहाँ इस क्षेत्र में व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, तो इस क्षेत्र को अगर भारत अपने क्षेत्र में शामिल कर लेता है, समझ पा रहे हो कि ये जो क्षेत्र है ये वैसे तो भारत से बाहर का है, लेकिन अगर भारत सरकार इस क्षेत्र को यहाँ अपने भारत में शामिल कर लेती है, भारत के क्षेत्र में शामिल कर लेती है, तो इस पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो स्वतः ही जो है भारत के नागरिक हो जाएंगे, तो उनको जो स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी अर्जित भूमि के समावेलन द्वारा। यानी कि जिस भूमि पर वो रहते हैं उस भूमि को सरकार अपने अधीन ले लेती है, तो स्वतः ही उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर है कि पंजीकरण से। पंजीकरण से कैसे, जैसे अभी बताया था मैंने देशीकरण से था, वैसे ही है पंजीकरण से। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको भारत की नागरिकता मिले तो क्या है कि 7 वर्ष तक वो भारत में रहा हो या फिर उसने भारत मूल के नागरिक के साथ शादी की हो, यानी कि अगर वो पुरुष है तो उसने भारतीय मूल की महिला नागरिक से शादी की हो, अगर वो औरत है जो भारत की नागरिकता लेनी चाहती है तो उसने भारतीय मूल के पुरुष के साथ शादी की हो, तो उसको जो है भारत की नागरिकता मिल सकती है। फिर हम देखें कि भारत की जो नागरिकता है उसका अंत कैसे हो सकता है, यानी नागरिकता को छीना कैसे जा सकता है। तो इसके 3 वजह हो सकती हैं। 3 वजह कौन कौन सी हैं कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी कोई व्यक्ति है भारत का, उसने बाहर जाकर किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था यहाँ एक नागरिकता में, तो भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, उससे जो भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी यदि उन्हें किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है। दूसरा हमारा आता है कि नागरिकता त्यागने पर, वो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग देता है, ठीक है, उसने भारत की नागरिकता, भारत का नागरिक था वो, फिर वो बाहर रहा, बाहर किसी अन्य राज्य क्षेत्र का निवासी हुआ, वहां जाकर उसने नागरिकता ली या नहीं ली। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है तो वो त्याग सकता है। फिर है कि सरकार द्वारा वंचित करने पर, जो सरकार है वो अपनी इच्छा से अगर किसी व्यक्ति को वंचित कर सकती है, अगर वंचित कर देती है तो भी उससे जो है भारत की नागरिकता को छीन लिया जाएगा। लेकिन सरकार ऐसा करेगी क्यों, उसके लिए कुछ शर्त है कि अगर उसने ऐसा किया तो सरकार जो है अपनी इच्छा से उसको वंचित कर सकती है भारतीय नागरिकता से। जो कंडीशन है, जो रीजन है वो क्या है कि भारत अगर किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संबंध अगर उसने बना लिए हैं तो, यानी अगर भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान वो व्यक्ति भारत का जो नागरिक था उसने किसी दूसरे देश के नागरिक के साथ अगर संबंध बना लिए हैं तो उससे जो भारत सरकार है अपनी नागरिकता छीन सकती है, यानी कि भारतीय नागरिकता छीन सकती है। दूसरी है कि यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, जैसे ये था ना यहाँ कि पंजीकरण से या फिर देशीकरण से, यहाँ पे कंडीशन रखी गई थी कि 7 वर्ष तक, तो 7 वर्ष तक जो है उसको भारत में रहना अनिवार्य है, यहाँ तक कि 10 वर्ष तक उसको भारत में निवास करना अनिवार्य है। तो उसने अगर फर्जी तरीके से कर लिए हैं, फर्जी तरीके से अगर उसने नागरिकता प्राप्त कर ली है, यानी कि वो 7 वर्ष नहीं रहा था, ना ही वो 10 वर्ष रहा था और ना ही उसने किसी भारतीय मूल की महिला या पुरुष के साथ शादी की है, उसने फर्जी तरीके से जो है एप्लीकेशन लगा के भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली है और बाद में पता चलता है कि इसने फर्जी तरीके से की है, तो भारतीय सरकार उससे जो है भारतीय नागरिकता छीन सकती है। फिर हमारा पॉइंट है तीसरा कि पंजीकरण या देशीकरण नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को अन्य देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। यहाँ मैंने बताया था आप लोगों को कि जो पंजीकरण के 7 वर्ष थे, ठीक है, 7 वर्ष, तो ये जो 7 वर्ष तो भारत में रहा था ना पंजीकरण से पहले, नागरिकता ग्रहण करने से पहले, तो इन 7 वर्षों के दौरान अगर उसे किसी अन्य देश में भी 2 साल की कैद हुई है
तो भी उससे भारतीय सरकार जो है नागरिकता छीन सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा कि भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है और भारतीय नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। और ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि भारतीय नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये हमारे जो प्रकार थे ऐसे ऐसे हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि CAA, इस पे मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, यानी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लागू हुआ था। जो एक बार लागू हुआ था, इसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया था, अब 2024 में लागू हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। अभी अभी हमारे देश में एक्ट लागू किया गया है, कौन सा है वो, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो क्या कहता है कि जो भारतीय संविधान है ना, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म के अवैध प्रवासियों को जो है भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ठीक है, इसमें कुछ स्टेट हैं जो शामिल नहीं है। कौन से स्टेट हैं, वो है, यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। कौन सा एक्ट, यानी कि CAA। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो थे ना, जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ बता देती हूँ मैं। देखो, यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, 5 से 11 तक, यानी कि 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के संबंध में चर्चा की गई है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत अगर कोई व्यक्ति आता है, यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित प्रावधान, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 6 में किए गए हैं। और अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है तो ये जो प्रावधान है वो आर्टिकल 7 में किए गए हैं। आर्टिकल 7 में क्या प्रावधान है कि भारत से अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है, भारत से अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है तो उसके अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ किए गए हैं, वो आर्टिकल 7 में किए गए हैं। और आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 8 में कहा गया है कि भारतीय मूल का नागरिक जो विदेशों में रहता है, उससे संबंधित जो उसके अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 8 में किए गए हैं। जो भारत का मूल नागरिक है वो किसी भी देश में रहता है तो उसके अधिकार क्या होंगे, वो सब जो प्रावधान है आर्टिकल 8 में किए गए हैं। फिर आर्टिकल 9 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 9 ये जो मैंने आपको बताया था ना कि किसी अन्य देश की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता होगी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी या उससे छीन ली जाएगी। ये जो प्रावधान है ये कहाँ किया गया है, ये आर्टिकल 9 में किया गया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। तो ये थी हमारी थ्योरी। अभी मैं MCQs आपको करवाने वाली हूँ और जो वीडियो होगी उसका लिंक जो मैं आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड कीप रिवाइजिंग योर क्लासेस। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं हम इसी टॉपिक से रिलेटेड MCQs पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो आप सभी को मैंने बताया था, तो कहाँ, तो संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फिर सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज अलग है। किस भाग में है, भाग 2 में है। फिर भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तो कौन से अनुच्छेद हैं, सेकंड लाइन लिखी हुई थी मैंने बोर्ड पे कि आर्टिकल 5 to 11 जो आर्टिकल्स हैं वो किससे संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता। तो मैंने बताया था कि ब्रिटेन और भारत में जो है एकल नागरिकता है और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है।
फिर भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, कौन सी विशेषता है जो सही है? राष्ट्र राष्ट्र की दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि एकल नागरिकता है। राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता देता है, राज्य की एकल नागरिकता नहीं है। फिर अब भारत और अन्य देश की दोहरी, ये तो है ही नहीं, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा सी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा। देखो जन्म द्वारा मैंने पहला ही पॉइंट लिखा हुआ था, कर सकते हैं। देशीकरण द्वारा भी कर सकते हैं। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं कर प्राप्त की जा सकती। तो आंसर हमारा डी रहेगा। कोई मतलब अन्य देश का अगर कोई नागरिक है, उसका कितना ही बैलेंस यहाँ बैंकों में पड़ा हो भारत में, तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। फिर सेवंथ क्वेश्चन हमारा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह, यानी कि भारतीय नागरिकता जो वो छीन ली जाएगी, उससे कैसे छीन ली जाएगी, उसकी क्या कंडीशंस हैं? कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही है। कि वो स्वेच्छा से अगर भारतीय नागरिकता को त्यागना चाहता है तो हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। फिर किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ऐसा नहीं है, ऐसे में नहीं छीनी जाएगी। फिर सरकार की आलोचना करता है, सरकार की आलोचना करता है, नहीं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो स्वतंत्रता देता है हमें वाक अभिव्यक्ति की, यानी कि बोलने की। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा आंसर है, तो वो हमारा आंसर रहेगा दो, 1 और 2, यानी कि आंसर रहेगा सी। 1 और 2 जो इसमें ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उससे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, वंचित किया जा सकता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन 1 है वो ठीक रहेगा, हमारा आंसर रहेगा ए। ठीक है, केवल एक कथन इसमें सही है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्य नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, तो वो तो भाई है, वो योग्य है, क्योंकि अगर उसके अभिभावक भारतीय नागरिक है ना, इसलिए। सेकंड इसमें ऑप्शन है कि भारतीय नागरिक की विदेशी मूल पत्नी, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल पत्नी, तो ये भी है, क्योंकि जो इसका हस्बैंड है वो तो भारत का नागरिक है ना। फिर अब वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए थे, ये सही है, ठीक है, इनको शामिल नहीं किया जा सकता। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए थे, बाकी अब तो सरकार ने परमिशन दे दी है। फिर एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु उसके जिसके पितामह या पिता मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो मैंने कहा था एक चीज शुरू में आपको बताई थी कि कोई जो नवजात शिशु भारत में जन्म लेता है, उसके जन्म के समय अगर उसके माता पिता दादा दादी कोई भी भारत का नागरिक है, तो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 एक अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत तथा इसमें क्या देखना है, अच्छा कौन से कथन सही है, सही है देखना। तो ये बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो ये जो कथन है ना 1, ये बिल्कुल सही है। फिर अब भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राष्ट्रतंत्र है, किंतु नागरिकता एक हरी है, ये गलत है, क्योंकि अमेरिका में तो दोहरी है ना, दोहरी नागरिकता है, ये कह रहे हैं एक हरी है, तो ये गलत होगा। फिर कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता, ये भी गलत है। इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, 1 वाला, और आंसर हमारा जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का संविधान स्वीकार किया गया है? तो किसमें किया गया है, मैंने आपको बताया था अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो कौन सक्षम है, यानी कौन कानून बना सकता है? तो संसद कानून बना सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? नागरिकता अधिनियम 1955 की बात हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा
कितना 7 वर्ष जो मैंने आपको बताया था पंजीकरण द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है निम्न में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकता निर्धारण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ठीक है। किसको प्राप्त है? संसद को। इसमें क्या है? संसद का नाम नहीं है तो इसलिए विकल्प सही नहीं है कोई भी, क्योंकि संसद का नाम है नहीं इसमें, इसलिए। तो आप लोगों को तो पता ही है, मैंने क्लास में बताया था। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा संसद। फिर है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? तो पारित कब किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नागरिकता कानून कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को, और अब भी पारित हुआ है। नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य था इसका अफगानिस्तान, डी ऑप्शन के साथ जाइए आप, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। यानी अगर कोई भी जो व्यक्ति है जो पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, बांग्लादेश का, जो अपने देश में क्या है, प्रताड़ित है, अल्पसंख्यक है, बौद्ध, जैन, पारसी या फिर अगर ईसाई धर्म का वो व्यक्ति है, तो भारत की नागरिकता को उसको दी जा सकती है, भारत उसको अपनी नागरिकता प्रदान कराएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब हमारी क्लास जो है समाप्त होती है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवाती रहूँ।